हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति है। आज की वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं जिसने अपनी लिस्टिंग से लेकर अब तक अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी पजल करके रखा हुआ है। तो जिस स्टॉक की मैं बात कर रही हूँ वो है जोमेटो का स्टॉक। तो जोमेटो की लिस्टिंग जो है वो जुलाई 21 में हुई थी। इसका IPO आया था 76 रुपीज़ पे और काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिली थी। इस IPO में 60% का लिस्टिंग गेन इसमें देखने को मिला था और कुछ मंथ के बाद ही ये स्टॉक जो है अब 169 के आसपास अपने हाई पे पहुँच गया था। लेकिन फिर कुछ रीजंस की वजह से इस स्टॉक ने गिरना शुरू किया। इसमें मेजर करेक्शन देखने को मिली और ये अपने ऑल टाइम लो 40 रुपीज़ पे भी आ गया। लेकिन फिर से एक साल के बाद इसमें रिकवरी देखने को मिली। इस स्टॉक ने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया और उसके बाद अब तक ये स्टॉक जो है ऊपर ही चढ़ता जा रहा है। फिलहाल ये स्टॉक जो है वो रॉकेट बनता हुआ दिख रहा है। तो काफ़ी अगर आप देखिए पिछले एक साल में अगर आप देखें तो इसने अपना हिस्टोरिकल हाई बना के दिखाया है और पिछले एक साल में ये स्टॉक जो है 265% से ऊपर चढ़ चुका है। इनफैक्ट सिर्फ इस साल की बात करें अब तक ये 55% से ऊपर जा चुका है। अगर आप इसके फंडामेंटल्स देखेंगे तो फंडामेंटली कंपनी काफ़ी वीक है। अभी तक ये प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है, लेकिन कई बार टेक्निकल्स लिए फंडामेंटल तो नई कंपनी है और अब जो है कंपनी अपने प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान दे रही है, अपने फंडामेंटल्स को इम्प्रूव करने पे ध्यान दे रही है। तो जहाँ पे लास्ट ईयर आप देखेंगे इसी टाइम में तो ये स्टॉक 51 के आसपास ट्रेड कर रहा था और फिलहाल जो ये स्टॉक है वो 199 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो काफ़ी हिस्टोरिकल राइज इसमें देखने को मिल रहा है और इन सब अप एंड डाउन्स के नीचे इतनी जो इसमें मूवमेंट हुई है, क्या रीज़न है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। कंपनी का बिजनेस मॉडल समझेंगे, नेक्स्ट इसमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की जा सकती है, क्या टेक्निकल लेवल्स फॉलो किए जा सकते हैं, किस न्यूज़ की वजह से इसमें अब तक इतनी मूवमेंट देखने को मिली है, सभी चीज़ों को वहाँ हम डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। सबसे पहले अगर हम कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो 2008 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये इंडिया की लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट फूड डिलीवरी ऐप बेस्ड कंपनी है, जिसको एक मिनट में 5000 से भी ज़्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं। अगर इस इंडस्ट्रीज़ की बात करें, फूड डिलीवरी इंडस्ट्री में ये 55% मार्केट शेयर्स होल्ड करती है और दूसरे नंबर पे स्विगी आता है जो 45% मार्केट शेयर्स होल्ड करता है। एक्सपेंशन की बात करें तो 10,000 से भी ज़्यादा सिटीज़ में एंड 25 कंट्रीज से भी ज़्यादा में इनका एक्सपेंशन है। 2021 में ये एक्सचेंज पे लिस्ट हुई थी। अगर इस इंडस्ट्रीज़ की बात करें फूड डिलीवरी इंडस्ट्री की, तो जितनी भी कंपनीज़ अब तक इसमें आई हैं उन्होंने कुछ खास परफॉर्मेंस करके नहीं दिखाया है, कुछ प्रॉफिटेबल वो नहीं रही है। इनफैक्ट सबसे पहले कंपनी जो इस इंडस्ट्री में आई थी वो है फूड पांडा। तो फूड पांडा इस इंडस्ट्री में आई थी, लेकिन बाद में उसे ओला ने एक्वायर किया और उसमें काफ़ी लॉस बेयर करना पड़ा, जिसके बाद उस कंपनी को बंद कर दिया गया। लेकिन जोमेटो के भी फाइनेंशियल्स आप देखेंगे तो कुछ खास नहीं है। लेकिन अब फिलहाल जिस तरीके से जोमेटो अपने स्ट्रेटजीज़ को फॉलो कर रही है, जो कुछ उसने अपने स्टेप उठाए हैं जिसकी वजह से कंपनी जो है मार्केट में सस्टेन कर पा रही है। फिलहाल तो इसके फाइनेंशियल्स काफ़ी वीक हैं, अभी भी ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है, लेकिन इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है और पिछले एक साल में इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके भी दिखाया है और आगे ये जो है एक रॉकेट बनता हुआ स्टॉक दिख रहा है। तो वो क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, अदर किस तरीके के ये बिज़नेस करती है, उसको भी हम आगे डिटेल में समझेंगे। तो अगर इसके हम बात करें कि जब ये लिस्ट हुई थी एक्सचेंज पे तो कंपनी को कुछ फंड्स की ज़रूरत थी फॉर वेरियस रीज़न। कंपनी के पास फंड की काफ़ी शॉर्टेज हो गई थी, जिसकी वजह से कंपनी को IPO लाना पड़ा था। उसके बाद से जैसा मैंने आपको बताया कि IPO में इसको अच्छी परफॉर्मेंस इसमें देखने को मिली थी। कुछ महीने तक इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके दिखाया, फिर काफ़ी अप एंड डाउन्स आए इस स्टॉक में। तो अगर इसकी बिज़नेस सेगमेंट्स की बात करें तो ना ये सिर्फ फूड डिलीवरी में बल्कि अदर सेगमेंट्स में भी यह बात काम करती है, जैसे कि डाइन आउट में। देन हाइपर प्योर इनका एक ब्रांड है, इसके लिए भी ये काम करती है। ब्लिंकिट के साथ इनका टाई अप है। देन गोल्ड मेंबरशिप जो ये अपने प्रीमियम कस्टमर्स के से इनको बेनिफिट मिलता है। तो इन सब सेगमेंट्स में कंपनी काम करती है जिससे इनको बेनिफिट मिलता है। पहला इनका सेगमेंट है फूड डिलीवरी का, जिसके बारे में हम सब फेमिलियर हैं। तो जब जोमेटो के ऐप पे जाके कोई कस्टमर फूड का ऑर्डर करता है किसी रेस्टोरेंट से, तो उस रेस्टोरेंट से भी जोमेटो जो है उसके ऑनर से चार्ज करती है और दूसरा कस्टमर से भी कुछ प्लेटफॉर्म चार्जेस लेती है, जिससे जोमेटो को इनकम होती है। दूसरा, जो रेस्टोरेंट इनके जोमेटो के ऐप पे जाके लिस्ट होते हैं तो उस लिस्टिंग के चार्जेस जोमेटो जो है लेती है और उसके बाद उनकी रैंकिंग बढ़ाने के लिए, उनके रेस्टोरेंट का ऐड करने के लिए भी जोमेटो जो है वो चार्जेस लेती है। तीसरा है कि जोमेटो अपने लॉयल कस्टमर्स के लिए एक जोमेटो गोल्ड का प्रोग्राम चलाती है, मेंबरशिप प्रोग्राम, जहाँ पे वो सब्सक्रिप्शन चार्जेस लेके अपने लॉयल कस्टमर्स को जोमेटो गोल्ड सब्सक्रिप्शन देती है और उसके बदले में उनको कुछ प्रीमियम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, जैसे कि डिस्काउंट देना या फिर उनको कॉम्प्लीमेंट्री डिशेस प्रोवाइड करना,
प्रायोरिटी देना। तो इस तरीके से ज़ोमैटो गोल्ड प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम जो उनके लॉयल कस्टमर्स के लिए, वहाँ से भी काफ़ी बेनिफिट मिलता है। देन डेटा एनालिटिकल का भी काम करती है ज़ोमैटो, जहाँ पे ज़ोमैटो जो है किस एरिया से उनको ज़्यादा ऑर्डर मिल रहा है, कौन से रेस्टोरेंट्स की ज़्यादा डिमांड है, इस तरीके के डेटा को एनालिसिस करके वो रेस्टोरेंट्स को प्रोवाइड करती है, जिससे रेस्टोरेंट्स को पता चलता है कि उनके टारगेटेड कस्टमर्स जो हैं वो कहाँ से उनको मिल सकते हैं। तो उसके लिए भी ज़ोमैटो चार्जेस करती है रेस्टोरेंट से। तो इन सभी तरीक़ों से ज़ोमैटो की अर्निंग होती है। दूसरा इनका सेगमेंट है हाइपर प्योर का सेगमेंट, जो एक B2B बिज़नेस है, जहाँ पे ज़ोमैटो जो है रेस्टोरेंट्स को में लगने वाले जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल, डायरी प्रोडक्ट्स, तो इन सभी इंग्रेडिएंट्स को वो डायरेक्ट फार्म से या डायरेक्ट मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसर से इनको सप्लाई करते हैं। यहाँ पे मिडिल मैन को कट करने की वजह से रेस्टोरेंट्स को भी फ़ायदा होता है और ज़ोमैटो को भी इससे फ़ायदा होता है। तो डायरेक्ट फार्मर से या प्रोड्यूसर से जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं रेस्टोरेंट्स में, उन्हें वो रेस्टोरेंट्स को जिन रेस्टोरेंट्स का ज़ोमैटो के साथ टाई अप है, उनको ये सप्लाई करती है। और B2B बिज़नेस में इस तरीके से भी जो है कंपनी को प्रॉफिट होता है। इस सेगमेंट से कंपनी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी जो है मिलती है। तीसरा है इसका ब्लिंकिट के साथ टाई अप। 2022 में ज़ोमैटो ने ब्लिंकिट के 10% स्टेक एक्वायर किए थे। तो ब्लिंकिट का बेसिकली काम है कि ग्रॉसरीज, डायरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स की डोर टू डोर जाके सप्लाई करना। तो यहाँ से भी ज़ोमैटो को काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है। तो इन सभी बिजनेस सेगमेंट्स में ज़ोमैटो वर्क करती है, जहाँ से उनको अर्निंग मिलती है। तो ये सभी कंपनी का बिज़नेस मॉडल हो गया, ये डिटेल में हमने समझ लिया बिज़नेस मॉडल। अब हम बात करेंगे कि पज़ल, जो मैंने आपको बोला था कि इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी पज़ल किया है, काफ़ी अप एंड डाउन्स मूवमेंट देखने को मिले हैं। तो उसके पीछे क्या रीज़न है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब इसका IPO आया था जुलाई 21 में, तो उस टाइम इसको काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिली थी। वैसे तो कंपनी को फ़ंड की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, काफ़ी कंपनी लॉस में चल रही थी, इसलिए वो IPO लेके आई थी और उस टाइम भी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। लेकिन काफ़ी अच्छा ब्रांड नेम था, तो बड़े इन्वेस्टर्स ने काफ़ी इसमें इंटरेस्ट दिखाया और इस IPO को काफ़ी अच्छा डिमांड देखने को मिला था। 60% के ऊपर ये एक्सचेंज पे लिस्ट हुई थी और कुछ फिर 5 to 6 मंथ्स तक इसमें अच्छी परफॉर्मेंस भी देखने को मिली। ऊपर ये स्टॉक 169 पे भी पहुंच गया था, जहां इसका इशू प्राइस 76 रुपीज़ का था। लिस्टिंग इसकी अराउंड जो है 120 के आसपास हुई थी और ऊपर ये स्टॉक फिर 5 to 6 मंथ्स के बाद 169 पे भी गया था। लेकिन फिर कुछ रीजंस की वजह से इसमें मेजर करेक्शन देखने को मिला और नीचे ये स्टॉक 40 रुपीज़ तक गिर गया। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसके गिरने के पीछे क्या रीज़न थे। तो उस टाइम जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड का सिचुएशन बना ही हुआ था। जितनी भी एक्सचेंज पे कंपनी उस टाइम में लिस्ट हुई थी, उसमें करेक्शन देखने को मिल रही थी। ग्लोबल सेल ऑफ का टाइम चल रहा था, तो जो भी कंपनी उस टाइम एक्सचेंज पे लिस्ट हुई थी, जैसे कि नायका था, देन पेटीएम था, पॉलिसी बाजार, तो सब में ही सेल ऑफ का सीन देखने को मिल रहा था। तो टाइम की वजह से, जिस तरीके का वो सेल ऑफ का टाइम चल रहा था, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो ज़ोमैटो पे भी पड़ा था। दूसरा था कि ये एक ज़ीरो प्रोमोटर होल्डिंग कंपनी थी। तो ज़ीरो प्रोमोटर होल्डिंग कंपनी के लिए एक रूल होता है कि उसमें स्टार्टिंग में जो IPO में पैसा लगाते हैं, तो उसमें 1 साल का लॉकिंग पीरियड लगाया जाता है। तो जस्ट 1 साल के बाद वो लॉकिंग पीरियड ख़त्म हो गया और जितने प्रोमोटर्स ने इसमें पैसा लगाया था, वो सभी इससे एग्ज़िट लेने लग गए। एग्ज़िट लेने की वजह से, इसमें सेलिंग होने की वजह से भी स्टॉक में जो है फॉल देखने को मिला था। तो ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से ये स्टॉक जो है काफ़ी नीचे आ गया था। तीसरा था कि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये IPO काफ़ी ओवर वैल्यूड था, जिसमें की वजह से बाद में इसमें करेक्शन देखने को मिला। और एक और रीज़न था कि जनवरी 22 में 5% GST रूल लगाया गया सभी रेस्टोरेंट्स के ऊपर। इसकी वजह से भी इस स्टॉक में करेक्शन देखने को मिली। 5% GST रूल की वजह से भी इस स्टॉक में एक न्यूज़ क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से ये स्टॉक जो है नीचे गिरने लगा। तो ये कुछ रीज़न्स की वजह से जो है 6 मंथ्स, अराउंड 5 to 6 मंथ्स के बाद इस स्टॉक नीचे गिरने लगा और अराउंड 1 साल तक जो है इस स्टॉक में काफ़ी करेक्शन देखने को मिली। लेकिन बाद में फिर वहाँ से इस स्टॉक ने ऊपर भी चढ़ना शुरू किया। तो जहाँ पे लास्ट ईयर, जैसे मैंने आपको बताया कि जस्ट लास्ट ईयर ये स्टॉक जो था 51 रुपीज़ के आसपास आ गया था, 52 वीक्स की लो की अगर बात करें, और फिलहाल ये अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो वहाँ से फिर इस स्टॉक ने जब ऊपर चढ़ना शुरू किया, तो अब इसके पीछे क्या रीज़न था कि क्या स्ट्रेटेजीज कंपनी फॉलो की जिसकी वजह से ये ऊपर चढ़ा। तो अगर इसकी बात करें तो सबसे पहला रीज़न है इसका ब्लिंकिट के साथ टाई अप।
तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 2022 में ज़ोमैटो ने ब्लिंकिट के 10% स्टेक्स एक्वायर किए थे। तो ब्लिंकिट भी अपने आप को मार्केट में एक्सपेंड कर रही है, कस्टमर का फोकस जीतना चाह रही है, नए स्टोर्स ओपन कर रही है। और Q3 में इसका जो GOV है, जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है, जो इस तरीके की कंपनीज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसमें 28% का हाइक भी देखने को मिला है। तो इसकी वजह से ज़ोमैटो को भी काफ़ी फ़ायदा मिला और ज़ोमैटो की भी स्टॉक्स में अपसाइड मूवमेंट देखने को मिली। दूसरा है कि कई सिटीज़ में जहाँ पे ज़ोमैटो की जो ऑपरेशनल कॉस्ट थी वो ज़्यादा जा रही थी, लेकिन वहाँ से कंपनी को रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था। तो उस सिटीज़ में कंपनी ने अपना ऑपरेशन ख़त्म किया और वहाँ से जो ऑपरेशन कॉस्ट उनको वहाँ पे जो जा रहा था वो कंपनी ने अपना बचाना शुरू किया। इससे भी कंपनी के एक्सपेंसेस में कमी आई, एक्सपेंसेस कम हुए और इसकी वजह से भी कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में जो है अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। तीसरा हो सकता है कि इसका जो गोल्ड मेंबरशिप का जो प्लान है, ज़ोमैटो ने अपने गोल्ड मेंबरशिप के प्लान पे काफ़ी वर्क किया, जहाँ पे ये अपने जो लॉयल कस्टमर है उनको प्रीमियम कुछ सब्सक्रिप्शन चार्जेस लेके एक प्रीमियम क्वालिटी की जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करती है। वहाँ से भी कंपनी को काफ़ी फ़ायदा मिला। देन हाइपरप्योर का जो इनका बिज़नेस है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल रहा। देन पहले जो कंपनी का मेन फोकस था वो मार्केट में पेनिट्रेट करना था। तो मार्केट में पेनिट्रेट होने के बाद अब जो ज़ोमैटो है वो अपने प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान दे रही है। इसकी वजह से फ़िलहाल जो कंपनी के जो टेक्निकल्स हैं वो इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले एक साल में ये स्टॉक जो है 265% से ऊपर चढ़ा है। मीन्स एक हिस्टोरिकल राइज बना के इसने दिखाया है, रॉकेट बनता हुआ ये स्टॉक दिख रहा है। और इस साल भी ये स्टॉक जो है 50% से ज़्यादा तक ऊपर चढ़ चुका है। तो ये सभी रीजंस की वजह से, जहाँ पे पहले ये स्टॉक नीचे गिर रहा था, लेकिन कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज जो अपनाई इस कंपनी जिसकी वजह से ये स्टॉक जो है ऊपर की तरफ अभी भागता हुआ दिख रहा है। अब हम इसके फाइनेंशियल्स की तरह अगर बात करें तो फिलहाल तो इसके फाइनेंशियल्स आपको काफ़ी वीक दिखेंगे, लेकिन साथ ही में इम्प्रूव भी दिखेंगे। कंपनी जो है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे काफ़ी ध्यान दे रही है, प्रॉफिटेबिलिटी इसकी इंक्रीज़ हो रही है। इसमें यहाँ पे इसके टेक्निकल जो है वो फंडामेंटल्स को लीड कर रहे हैं, जिसकी बेसिस पे ये होप किया जा रहा है कि आगे ये कंपनी जो है एक अच्छी कंपनी प्रूफ हो सकती है, एक मल्टी बैगर स्टॉक भी बन सकती है। तो यहाँ से अगर आप इसके स्टॉक देखेंगे तो इसने अपने 52 वीक्स का लो बनाया था लास्ट ईयर 53 पे, और फिलहाल ये स्टॉक जो है आज की डेट में 200 पे ट्रेड कर रहा है। बाकी आप इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे तो वहाँ से काफ़ी वीक दिखेंगे, लेकिन अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें कि क्वार्टर टू क्वार्टर किस तरीके की इम्प्रूवमेंट इसमें देखने को मिल रही है, तो आपकी सेल्स देखेंगे तो सेल्स में इसमें कंटिन्यूस आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन प्रॉफिट की अगर बात करें तो आप इसके नेट प्रॉफिट में देखेंगे कि कंपनी जहाँ पे ये मार्च 23 के क्वार्टर तक ये एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, वहीं जून 23 के क्वार्टर में इस स्टॉक ने अपने प्रॉफिट बना के दिखाया है, मतलब अपने लॉस को ख़त्म किया है। इस क्वार्टर से कंपनी ने जो है प्रॉफिटेबिलिटी बनाना शुरू किया है। उसके बाद से कंपनी का सितंबर 23 क्वार्टर का रिजल्ट देखें या फिर दिसंबर 23 क्वार्टर का रिजल्ट देखें तो कंपनी ने अपने लॉस को कवर करके यहाँ से प्रॉफिट बनाना शुरू किया है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो इसमें भी आप देखेंगे कि कंपनी की सेल्स जो है वो कंटिन्यूस जो है वो इंक्रीज़ हुई है, मतलब कंपनी की रेवेन्यू तो बढ़ रही है, लेकिन नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो फिलहाल तो ये एक लॉस मेकिंग कंपनी ही आपको दिखेगी, लेकिन लॉस कंपनी के कम होते जा रहे हैं। अगर मार्च 22 में आप देखेंगे तो 1222 करोड़ का लॉस था, जो फिलहाल घट के सिर्फ फिलहाल अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में आप देखें तो सिर्फ 12 करोड़ का लॉस यहाँ से हमको दिख रहा है। तो कंपनी ने अपने लॉस को काफ़ी हद तक कम कर दिया है और आने वाले टाइम में हो सकता है जल्दी ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी भी बन जाए। मींस इसके टेक्निकल्स जो है वो काफ़ी अच्छे इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं और जल्दी कंपनी के फाइनेंशियल्स भी हमको जो है अच्छे ग्रो होते हुए दिखेंगे। आने वाले टाइम में ये कम मार्केट को सरप्राइज़ भी कर सकती है, क्योंकि काफ़ी सरप्राइजिंग फिगर्स कंपनी जो है दिखा रही है, और इसी रीज़न की वजह से मैंने आपको बोला था कि ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने इन्वेस्टर्स को काफ़ी पजल करके रखा हुआ है। अगर पिछले एक साल की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में ये स्टॉक 266% के CAGR से ग्रो हुआ है। इसके प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ट्रेलिंग 12 मंथ में 99% का प्रॉफिट ग्रोथ इसमें देखने को मिल रहा है। और इसके अगर हम सेल्स की बात करें तो ट्रेलिंग 12 मंथ में ही इसका जो सेल्स है वो 70% से राइज होता हुआ दिख रहा है। तो काफ़ी इसमें जो फ़िलहाल जो इसमें फिगर्स देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी इम्प्रूविंग है। तो इसके बेसिस पे अगर बात करें कि इस स्टॉक में क्या किया जा सकता है, तो मेरी एनालिसिस के बेसिस पे ये एक ऐसा स्टॉक है जो अगर अभी तक आपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखा है तो अभी आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि अब फ़िलहाल जो इस स्टॉक ने ऊपर की मूवमेंट दिखाना शुरू किया है, आगे ये स्टॉक जो है और ऊपर जा सकता है। ऊपर ये स्टॉक आई थिंक 220 से लेके 250 तक का भी लेवल टच कर सकता है, और नीचे ये स्टॉक 180 से लेके 190 तक आ सकता है।
करेंटली मैंने आपको बताया कि 200 के आसपास ये स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जिसे पोर्टफोलियो में होल्ड किया जा सकता है। अगर नहीं है तो इस जगह पे इसमें बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी भी फॉलो की जा सकती है। ये मेरी एनालिसिस के बेसिस पे है, आप भी अपनी एनालिसिस लगा के ही कुछ डिसीज़न लें, क्योंकि किसी भी स्टॉक में या कहीं भी ट्रेड करने से पहले आपको अपनी एनालिसिस लगाना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि किसी भी स्टॉक को कैसे एनालाइज किया जाता है, कैसे उसको रीड किया जाता है, तो उसके लिए आप क्लासेस कर सकते हैं। अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपको डिटेल्स वहाँ से मिल जाएंगी। और डेली के अपडेट्स के लिए आप हमें जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और भी किसी तरीके की अगर आपको शेयर मार्केट रिलेटेड गाइडेंस चाहिए या म्यूचुअल फंड रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, तो हर चीज़ के लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ज़रूर चेक करें, वहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो यह आज का कंप्लीट वीडियो था। होप करती हूँ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और कुछ आपको इससे ज़रूर नॉलेज मिली होगी। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए। थैंक यू।